NCERT रिव्यू में आज चैप्टर 4 का पार्ट 2 मुग़ल सल्तनत कक्षा 7 NCERT हिस्ट्री हिंदी में हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर जो इस चैप्टर से हमें जानने को मिलते हैं। पहला पार्ट हम इसका देख चुके हैं और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी हल कर चुके हैं। इस चैप्टर की गंभीरता का अंदाज़ा भी हम लगा चुके हैं। तो अब मुग़ल की वंशावलियों के बारे में हम सब जान चुके हैं, उनके उत्तराधिकार की परंपराओं के बारे में भी हम जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे जो इम्पैक्ट रहा और जो रिलेशनशिप रहा मुग़ल एम्परर्स का अदर जो शासक थे, दूसरे जो शासक थे, उनके साथ जो इनका एक रिलेशन रहा वो कैसा रहा और किस प्रकार का ट्रीटमेंट किया। उन चीज़ों से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे लिए हो सकते हैं, उनको आज हम देखेंगे। तो हमने देखा है कि मुग़लों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किया जिन्होंने सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुग़ल घरानों में अपनी पुत्रियों का विवाह कर उच्च पद प्राप्त किए, किंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुग़लों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से ही मुग़ल साम्राज्य भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाया, परंतु इन संतुलन को हमेशा के लिए बरकरार रख पाना कठिन था। एक बार फिर से अगर हम तालिका 1 को देखेंगे और गौर करेंगे कि जब शिवाजी ने मुग़ल सत्ता को स्वीकार करने का मन बनाया भी तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया, और इस अपमान का परिणाम क्या हुआ जो हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मनसबदार और जागीरदार बाद में वही मराठे नासूर बन गए मुग़लों के लिए, और उन्होंने फिर छापामार पद्धति के माध्यम से इतना परेशान किया और अंततोगत्वा मुग़ल सल्तनत के जो कमजोरी का मुख्य वजह रही वो मराठे बने बाद में। मनसबदार और जागीरदार के बारे में हम देखते हैं कि क्या है मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुग़लों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त किया। शुरू में ज़्यादातर जो सरदार थे वो तुरानी अर्थात तुर्की के थे, लेकिन अब इस समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफ़गानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया। मुग़लों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसब शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत अथवा पद दे दिया जाता था। यह मुग़लों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों के निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन दिया जाता था। मनसबदार अपने वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के ही समान थी। परंतु मनसबदार मुख्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो जो मनसबदारी है वो किस प्रकार से मुख्ती जो एकता व्यवस्था थी उससे किस प्रकार से भिन्न थी। तो मनसबदारी में जो एकता व्यवस्था से भिन्नता यह थी कि दोनों में भूमि का तो मामला आता था, परंतु मनसबदारी में किसी भी प्रकार से भूमि पर स्वामित्व नहीं होता था और न ही वे उस पर किसी के माध्यम से कृषि करवाते थे,
केवल और केवल उन्हें वहाँ से राजस्व एकत्रित करने का अधिकार होता था और वो राजस्व भी उनके नौकर उनके लिए एकत्र करते थे, जबकि वे कहीं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत होते रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीरें मिलने में एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। जब्त और जमींदार की यदि हम बात करें तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों से मिलने वाली उपज से मिलने वाला राजस्व था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडर मल ने 10 साल 1570 से 1580 की काला अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर अर्थात राजस्व निश्चित किया गया। प्रत्येक सूबे अर्थात प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उसका हिसाब रख पाते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल में संभव नहीं हो पाया। अकबरनामा और आईने अकबरी की अगर हम बात करें तो दो चीज़ें जानना बस इम्पोर्टेंट है। एक अकबरनामा जिसे लिखा किसने था, तो वो थे अबुल फजल। अकबरनामा का जो इतिहास है अबुल फजल ने वो 3 जिल्दों में लिखा है, जिनका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है, जबकि तीसरे जिल्द जिसे आईने अकबरी कहा गया है इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। तो बस इतना ही जानना है कि आईने अकबरी को अबुल फजल ने, अकबरनामा जो है उसको अबुल फजल ने लिखा और उसी की तीसरे जिल्द है जिसका नाम है आईने अकबरी। अकबर की नीतियों को एक नज़दीक से एक नज़र में हम देखेंगे। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने अभिनिर्धारित किए। इनका विस्तृत विवरण अबुल फजल के अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रशासक को सूबेदार कहते थे, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करता था। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था। जो वित्तीय अधिकारी था वो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग भी मिलता था, जैसे कि बख्शी जो सैनिक वेतनाधिकारी था, सदर धार्मिक और धर्मार्थ कार्य किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था, फौजदार जो सेना नायक था और कोतवाल जो नगर का पुलिस अधिकारी हुआ करता था। अकबर के अफिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व को खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए और साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। 1570 में अकबर ने जब फतेहपुर सीकरी में उलेमा, ब्राह्मण, जेसुइट पादरियों और जो जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ में धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खानाओं में हुई और इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्म और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी, जो विद्यमान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते थे वे अक्सर कट्टर होते थे। अबुल फजल ने सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात में अगर हम मुगल साम्राज्य के बारे में देखें तो शाहजहां के शासनकाल में उसके 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल साम्राज्य और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं में लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति किया करते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिसके कारण 17वीं शताब्दी के अंत में
वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। यद्यपि दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते थे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें चैप्टर में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजा और रानियां 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियां थे। इनमें ऑटोमन साम्राज्य तुर्की के सुल्तान सुलेमान शामिल हैं। उनके राज्य में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। अकबर के अन्य समकालीन शासकों में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, ईरान का सफाविद शाह अब्बास और इससे कहीं अधिक विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेलियायेविच, जो इवान दी टेरिबल के नाम से कुख्यात था। अब हम देख लेते हैं एक तरफ सही जोड़े हमें बनाना है, तो मनसब हैं, मंगोल हैं, सिसोदिया राजपूत हैं, राठौर राजपूत हैं, नूरजहां हैं और सूबेदार हैं। सबसे पहले यदि हम देखें मनसब, तो मनसब हमारे लिए क्या हुआ करता था? मनसब एक प्रकार का एक पद था, जबकि जो सूबेदार होता था वो क्या होता था? तो सूबेदार होता था गवर्नर। अब नूरजहां का संबंध किसके साथ में? तो नूरजहां का संबंध है जहांगीर के साथ में। दो राजपूत थे, एक सिसोदिया राजपूत थे और दूसरे जो थे वो कौन थे? तो वो राठौर राजपूत थे। राठौर राजपूतों का संबंध किसके साथ में था? तो मारवाड़ के साथ में, जबकि सिसोदिया राजपूत जो थे वो किससे संबंधित थे? तो मेवाड़ से संबंधित थे। और जो मंगोल थे वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है उज्बेक से। तो ये हो गया कंप्लीट चैप्टर 4 मुगल सल्तनत का। इस चैप्टर को देख करके आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पूरी की पूरी मुगल वंशावली है। उसको अच्छे से देख लीजिए और दोनों चैप्टर को एक साथ देख करके फिर रिव्यू कर लीजिए। इस चैप्टर के जो सेकंड पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न हैं उनको हम थोड़ी देर में हल करेंगे, तो आप इसको देख करके अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू सो मच।